हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सूर्यरागम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज का जो इंसिडेंट है हमारे साथ शेयर किया है विक्रांत ठाकुर ने, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं और वो खुद एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। और यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो उन्हीं के एक क्लाइंट के साथ हुआ। ये उन्हीं की कहानी है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। ताकि लोगों को ये पता लग पाए कि जिन चीज़ों को हम सोचते हैं कि ये सब नहीं होता है, जिन लोगों के साथ होता है उन्हें किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है और कैसे विक्रांत और विक्रांत के जैसे और लोग उनकी हेल्प करते हैं। जिंदगी की भाग दौड़ में कभी कभी कुछ सीक्रेट्स हम ऐसे बिना किसी सेफ्टी के छोड़ देते हैं, जिससे कुछ ऐसे लोगों की नज़र हम पर पड़ जाती है जो जबरदस्ती हमसे कुछ मांगने लगते हैं, जैसे कि वो उनका हो। और अगर आप ऐसे लोगों को खुद को इन्वेड करने देते हो, अपनी जिंदगी में आने देते हो, तो आपको बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। और इस चीज का भारी अंजाम बिना किसी गलती के सिर्फ आपको भुगतना पड़ता है। एक दिन की बात है, विक्रांत अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी उन्हें मुंबई के एक बहुत ही बड़े आदमी रमेश खुराना का कॉल आता है और कॉल पर वो उनसे इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट मांगते हैं। विक्रांत ने भी सिचुएशन को सीरियसली लिया और अगले ही दिन वो रमेश जी से मिलने उनके घर पहुंच गए। रमेश जी ने विक्रांत को बताया कि उनकी बहू को प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस है और उसी को विक्रांत को ट्रीट करना है। विक्रांत को पहले तो बात समझ में नहीं आई कि भाई अगर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, मुझ जैसे हिप्नोथेरेपिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट का इसमें क्या काम है। लेकिन जब उन्हें सारी बात बताई गई तो विक्रांत ने कहा कि पेशेंट की सीरियसनेस को देखते हुए आप उनके साथ में किसी फैमिली मेंबर को भेज दीजिए मेरे ऑफिस पे। अगले दिन एक 23-24 साल की लड़की, बहुत कमजोर, जो कि 6-7 महीने की प्रेग्नेंट थी, और जैसा विक्रांत ने सेंस किया उसके अंदर एनर्जी तो बहुत लो थी, बट स्टिल एक हल्का सा चार्म था, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल। विक्रांत ने सोचा कि अगर ये लड़की इस हालत में भी इतनी चार्मिंग है तो जब ये ठीक रही होगी तो ये कितनी एनर्जेटिक रही होगी। उस लड़की का नाम सीमा था और सीमा अपनी सास के साथ आई थी। सीमा को देखते ही विक्रांत ने साइमल्टेनियसली दो चीजें सेंस की। एक, उस लड़की की खुद की स्माइल जो पॉजिटिविटी दे रही थी, बट सेम टाइम एक अजीब सी डेंसिटी, हैवीनेस जो उसके साथ लगी हुई थी। विक्रांत जो थे वो बचपन से ही उनके कुल गुरु के पास जाके मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रोसेस से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से उनके पास ये सेंस करने की एबिलिटी आ गई थी। विक्रांत थोड़े नर्वस भी थे और एक्साइटेड भी थे, क्योंकि ये उनका पहला एक डिफरेंट टाइप और बड़ा केस होने वाला था। पर उन्होंने खुद को काम एंड कंपोजिट ही शो किया और एक आम थेरेपिस्ट की तरह उन्होंने भी इस केस को प्रोसीड किया और उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, ये उनसे पूछा। और इस तरह से इनके बीच में क्वेश्चंस और आंसर्स का सिलसिला शुरू हुआ। तो उनकी सास पुष्पा इनके सवालों का जवाब दे रही थी, बीच बीच में सीमा भी जवाब दे रही थी, पर उनकी सास बार बार फूल रही थी बोलने पर, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी सास पुष्पा ही सारे सवालों का जवाब दे रही थी। सीमा की सास ने बताया कि प्रेगनेंसी के बाद से ही सीमा की तबीयत खराब रहने लगी और वो बहुत ज्यादा वीक भी होती चली गई। कभी चक्कर खाकर गिर जाती थी तो कभी बहुत गुस्सा करने लगती। बट एक दिन हमने इससे भी बुरा कुछ नोटिस किया, जो थी स्पॉटिंग। सीमा को प्रेगनेंसी के बाद भी स्पॉटिंग हो रही थी, यानी ब्लड निकल रहा था, जो कि एक अलार्मिंग साइन है, खासकर पेट में पल रहे बच्चे को जिंदा बचाने के लिए। उन्होंने बताया कि अभी 2-3 दिन पहले इनको पता लगा है, जब डॉक्टर से चेकअप करवाया, सोनोग्राफी करवाई, कि बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो नाल है, वो उसके गले में फंस रही है। इसकी वजह से बच्चा वीक है और सीमा की तबीयत लगातार खराब होने की वजह से टाइम से पहले ही ऑपरेशन करने की भी नौबत आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि माँ या बच्चा दोनों में से किसी एक को ही बचा पाए। उसके बाद वो बोली कि हम सब जगह घूम कर आ गए हैं, लेकिन हर जगह से हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिला है। आप लास्ट सोर्स हो हमारी उम्मीद को बचाने का, आप हमारी बच्ची को बचा लो। उनकी बात सुनकर विक्रांत को समझ में नहीं आया कि मेडिकल सिचुएशन है, इसमें मैं क्या करूंगा। विक्रांत बताते हैं
कि हिप्नोथेरेपी बेसिकली कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड से डील करती है। हिप्नोटिज्म के अनुसार जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं वो या तो हमारे सबकॉन्शियस की नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से होती है, मतलब हमने बचपन से लेकर अब तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया इतना नेगेटिव कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर होता है। या फिर कभी कभी किसी और घटना की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से कोई फॉरेन एंटिटी या कोई खतरनाक डार्क फोर्स, है ना, तो बेसिकली हिप्नोथेरेपी में भूत भूत का सिस्टम नहीं होता है। इसमें होता है कि या तो आपकी अपनी सोच है या फिर कोई फॉरेन एंटिटी जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो इनके हिसाब से दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं के अंदर सब आ जाते हैं, भूत, जिन, डाकन, चुड़ैल, सब कुछ। उसको ये सब लोग फॉरेन एंटिटी बोलते हैं। थोड़े टर्म्स आपको पता होने चाहिए कहानी को आगे समझने के लिए। ये सुनने के बाद विश्वास उनको थोड़ा और पिछाने को बोलता है। उसके सामने क्वेश्चन आया कि भाई ये हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ? प्रेगनेंसी हुई, स्पॉटिंग हुई, तो थोड़ा और पीछे जाने को बोलता है। इसके बाद पुष्पा बताती है कि भाई हमने भी इतनी चीजें नोटिस नहीं की थी कि इसको इतने कॉम्प्लिकेशन, स्पॉटिंग वगैरह हो रहे हैं, लेकिन जब हमने थोड़ा सा नोटिस किया तो हम इसको लेकर किसी तांत्रिक के पास गए, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया था कि उसके साथ जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं था। उसकी इतनी हेल्थ खराब होने के बावजूद वो कुछ ठीक से खाती ही नहीं थी। फिर वो जब वहां गए तो इनके गुरुजी इनसे बोले कि इसके साथ ये सब तब से शुरू हुआ है जब से शादी करके आई है। और ये बात सही भी थी, क्योंकि शादी से पहले सीमा चार्मिंग, थोड़ी बबली, थोड़ी चबी सी थी और बहुत ही जॉली सी उसकी पर्सनैलिटी थी, वेल एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड से थी, और इसीलिए इन लोगों को वो पसंद भी आई थी। तो शादी के बाद जिस दिन सीमा को घर लाया जा रहा था उसी दिन इनके सामने कुछ अजीब सा हुआ। एक्चुअली शादी होने के बाद होता क्या है कि जब दुल्हन को विदा करवा के लाते हैं तो उसे सीधा मंदिर लेकर जाते हैं और मंदिर से आने के बाद इनका घर में प्रवेश करवाया जाता है। तो सेम ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। उसको मंदिर ले जाया गया था। मंदिर से मत्था टेक कर जब ये लोग वापस अपने घर की तरफ आए तो जिनकी बिल्डिंग का लेन था वहीं पर स्टार्टिंग में उन्होंने गाड़ी रोक दी ताकि वो सब लोग नाचते गाते हुए दुल्हन को लेकर घर के अंदर उसका प्रवेश करवाएं। तो करीबन आप मान लो 40-50 स्टेप चलना था और सोसाइटी के गेट पर ये लोग पहुंच जाते हैं। तो सारी तैयारी हो गई, बाजे बाजे वाले आ गए और जैसे ही सीमा को गाड़ी से उतारा, गाड़ी से उतारते ही वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। सारा म्यूजिक सब बंद कर दिया गया और सब लोगों का ध्यान सीमा की तरफ चला गया। फिर उसे उठाया गया और देखा तो नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ था। सब लोगों को यह लगा कि केले के छिलके पर पैर आने की वजह से वो फिसल गई होगी, जिसकी वजह से वो गिर गई और गिरकर बेहोश हो गई। उसके कपड़े और हाथ पैर गंदे हो गए तो उसके मुंह पर पानी की छींटे मार के उसे होश में लाया गया। कपड़े वगैरह उसके साफ किए गए और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर से वापस म्यूजिक शुरू किया गया। लोग डांस करते हुए फाइनली घर पर पहुंचे। और आप सभी को पता है कि जब नई बहू घर में आती है तो गृह प्रवेश के टाइम चावल से भरा हुआ एक लोटा उसे अपनी ठोकर से वो गिराती है और उसके बाद जो लाल कलर का पानी होता है जिसे आलता बोलते हैं, उस आलते में वो अपने पैर रखती है और फिर चलते हुए अपनी छाप देकर घर के अंदर जाती है। तो सेम यही रिचुअल यहाँ पर भी किया गया। कलश गिराया गया, उसके बाद वो जो आलते की थाली थी उसमें सीमा ने अपने पैर रखे और उससे बाहर निकालकर जब वो आगे चल के उसने अपना एक कदम रखा, अब यहाँ जो कदम रखते हैं वहां पर एक कपड़ा बिछाया जाता है जिससे बहू के पैरों के निशान हमेशा के लिए सेव किए जा सके। तो एक कपड़ा, सफेद कलर का कपड़ा बिछाया हुआ था। जैसे उसने अपना वो पैर रखा, अब आप समझते हो आलते का कलर कितना स्ट्रांग होता है, उस कपड़े के ऊपर उसके पैरों के निशान नहीं आए। ये देखकर सब लोगों ने बोला कि लगता है कुमकुम की क्वालिटी अच्छी नहीं है या कि जिसने बना उसने पानी ज्यादा मिला दिया गया है। उस पानी को फेंका गया, फिर से दोबारा से कॉन्सेंट्रेटेड आलते का और ज्यादा आलता डाल के या कुमकुम डाल के पानी बनाया गया। फिर से उसके पैर उसमें डुबोए गए, फिर से कपड़े पर रखवाए गए, लेकिन इस बार भी पैरों की छाप नहीं आई और जो आया वो बहुत हल्का सा निशान था। सब लोगों को बड़ा अजीब लगा। फिर सभी लोगों ने समझ लगा हाँ भाई आगे इतना भी निशान बहुत है, कोई बात नहीं, हल्का निशान है पर पैर का निशान तो आ गया, चलो चलो आगे बढ़ो। हो सकता है कि कपड़े की क्वालिटी खराब हो, कॉटन का कपड़ा होना चाहिए था, किसी और मटेरियल का कपड़ा, इसके ऊपर निशान नहीं आ रहा है, रिवाज है, कंप्लीट हो गया है। इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया गया और सीमा की घर में एंट्री हुई। अब घर में एंट्री के बाद सीमा जैसे जैसे मंदिर के पास जा रही थी उसकी सांस, ब्रीदिंग हैवी हो रही थी। तो उसे देखकर उसके हस्बैंड ने उसे पूछा कि तुम ठीक हो, तुम्हें पानी या कुछ चाहिए? तो उसने बोला नहीं नहीं। और जैसे ही ये दूल्हा दुल्हन मंदिर के सामने जाके खड़े हुए, एक बार फिर से
वो बेहोश हो गई। सब लोग फिर से चौंक गए, उठाकर सीमा को अंदर कमरे में लेकर गए, उसे थोड़ी देर रेस्ट करवाया गया। जब डिस्कशन हुआ तो सब लोगों ने सोचा कि रात को फेरे हुए हैं, नींद पूरी नहीं हुई, उसके बाद जब से आई है दिन भर धूप में मंदिर गए, फिर वहां पे से आई, इस वजह से थकान हो गई है, डिहाइड्रेशन या फिर गर्मी की वजह से ऐसा हो गया होगा, क्योंकि ऐसा हो जाता है जनरली। इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और सभी लोग नॉर्मल हो गए। फिर जब वो वापस होश में उसको ठीक हुआ तो बाकी की रस्में वगैरह की गई। अच्छा, 2 दिन बाद इनके घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा होनी थी, तो कथा की तैयारियां हुई। सीमा को और उनके हस्बैंड को बुलाया गया, पर जैसे ही कथा में बैठने की बारी आई तभी उसी टाइम पर सीमा को पीरियड स्टार्ट हो गया। अब जब उसने अपनी सास को बात बताई तो भैया वो पूजा में नहीं बैठ सकती थी, तो आप सभी को पता है अपने यहाँ ट्रेडिशन होता है। अब इसमें कोई कर भी क्या सकता है, सबको लगा ठीक है यार अभी तो नेचुरल प्रोसेस बॉडी का, जब आ जाए तब आ जाए, तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो पूजा में इन दोनों दूल्हा दुल्हन की जगह इनके सास और ससुर बैठे और विधिवत पूजा खत्म कर दी गई। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं छोटे छोटे इंडिकेशन आ रहे हैं, लेकिन इंडिकेशंस ऐसे हैं कि नॉर्मल ही लग रहे हैं। अब जैसे ही ये पूजा खत्म हुई, अगली रस्म थी पग फेरे की, जिसके लिए सीमा को उसके मायके में जाना था। मतलब इस पग फेरे की रस्म के, पग फेरे रस्म आप जानते हो क्या होता है, मायके वापस जाना होता है। तो सारी तैयारी हो गई, सभी लोग बहू को विदा करने के लिए नीचे आए। सीमा को लेने के लिए उसका भाई आया हुआ था और यहां पर सब लोगों ने एक चीज नोटिस की, सीमा को अपने घर जाने की बहुत जल्दबाजी थी, उसमें एक अलग सी बेचैनी थी। इवन उसने अपने बैग्स भी नहीं लिए और सीधा सीढ़ियों से नीचे उतरती जा रही थी। और गाड़ी जो उसको लेने आई थी वो उनके बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी, लेकिन सीढ़ियों से उतरकर वो सोसाइटी के मेन गेट के पास जाकर रुक गई और इधर उधर देखने लगी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। उसे देखकर सब लोगों को अजीब लगा कि ये किसको ढूंढ रही है, ये किसका इंतजार कर रही है, ये सब बिहेव क्यों कर रही है। सभी के सभी लोग कंफ्यूज थे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर गाड़ी को सोसाइटी गेट तक लाया गया और सीमा को उसमें बिठाया गया। जब गाड़ी चलने लगी तब भी सीमा पीछे की तरफ ही देख रही थी, लेकिन वो परिवार वालों की तरफ नहीं देख रही थी, वो सोसाइटी के गेट की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में एक अलग तरह की घबराहट थी। इन सब चीजों को भी इन लोगों ने इग्नोर कर दिया। अब जब सीमा अपने मायके चली गई तो इस इंसिडेंट के दूसरे तीसरे दिन के बाद इनके हनीमून की प्लानिंग की गई। तो हनीमून की पूरी प्लानिंग सीमा के हस्बैंड दीपक ने की थी। तो इन्होंने हनीमून के लिए लंदन जाने का प्लान किया, क्योंकि इनके कुछ दोस्त भी वहीं पर रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि हनीमून का हनीमून हो जाएगा और दोस्तों से भी मिलना हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि ये जो दीपक थे, इनका एक घर लंदन में भी था और ऑब्वियसली वो अपने क्लोज फ्रेंड से सीमा को मिलवाना भी चाहता था अच्छे से, क्योंकि शादी में तो एक दिन का देखना होता है। तो सभी दोस्तों से मिलकर प्लान किया गया कि सीमा और दीपक 3 दिन बाद लंदन जाएंगे। तो वहां पहुंचकर सीमा और दीपक बहुत घूमे, दोस्तों के साथ चल गया। घूमते घूमते वो एक चर्च पहुंचे, जो कि वहां का एक वेल नोन ओल्ड चर्च है। तो सभी लोग दोस्त वगैरह वहां पर थे। अच्छा, शाम का टाइम था, शाम ढल गई थी, हल्का हल्का सा अंधेरा हो गया था। तो बहुत बड़ा उसके आसपास गार्डन वाला एरिया था, थोड़ा और मतलब बड़ा चर्च था वो। तो ये लोग घूमते घूमते अपने दोनों दोस्तों से अलग होकर घूमने लगे। दोस्तों ने लगा चलो भाई नया नया कपल को थोड़ा टाइम दिया जाए। तो घूमते घूमते वो थोड़े से आइसोलेटेड एरिया में पहुंच गए, जहाँ पर बहुत ही ठंडी सी एक अलग सी हवा चल रही थी, फूलों की खुशबू आ रही थी। और घूमते घूमते जो मौसम था वो इतना रोमांटिक हो गया कि इस नए कपल का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा। वहां आसपास कोई भी नहीं था, तो मौका देखकर ये दोनों वहीं पर खुले में ही इंटीमेट हो गए। अब इंटीमेट होने के बाद इन्होंने रियलाइज किया कि काफी टाइम हो गया है, अब उन्हें वापस चलना चाहिए। फिर दोनों वापस अपने दोस्तों के पास आए, वहां से उनके साथ ये लोग वापस से अपने घर पर आ गए। लेकिन दूसरे ही दिन जब वो लड़की उठी तो उसे उठते ही कुछ अजीब सी सड़न आने लगी। उस सड़न से वो इरिटेट हो रही थी और साथ ही साथ उसके बिहेवियर में भी बहुत ज्यादा बदलाव आ गया था। बहुत इरिटेटेड सा वो बिहेव कर रही थी। उठते ही वो दीपक से कहती है मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, घर जाना है। एंड दीपक ने बोला भाई अभी आज हमने सब लोगों को डिनर पर बुलाया है और डिनर के बाद हम एक दिन और रुकना, फिर परसों हम लोग वापस चले जाएंगे। पर वो मान ही नहीं रही थी, वो बार बार लड़े जा रही थी। तो दीपक ने उससे पूछा कि तुम्हें इश्यू क्या है।
पर वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। वो बोलने लगी कि तुम कहीं पर भी मुझे लेके आ जाते हो, और बहुत गुस्सा होने लगी, बहुत अजीब-सा वो बिहेव कर रही थी। तो उसने ऐसे बोला, तो दीपक को भी बुरा लगा, और फिर इस बात पर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, और कुछ देर लड़ने के बाद वो दोनों ही शांत होकर बैठ गए। अब वो नाराजगी इन दोनों के चेहरों पर दिख रही थी। तो शाम को जब इनके दोस्त डिनर पर आए तो उन्होंने दोनों के चेहरे पढ़ लिए कि भैया दोनों के बीच लड़ाई हुई है। उन्होंने बोला, चलो भैया, शादी के बाद की पहली लड़ाई है और वो तो सेलिब्रेट होना बनता है। ये तो बहुत बढ़िया साइन है। अब देखो, जिस तरह से तुम दोनों रूठे हो, उसी तरह से अच्छे से एक दूसरे को मनाना भी पड़ेगा। अब यहां पर एक बड़ा ही शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। ठीक है, इन दोनों की बातचीत, मतलब इन लोग दोस्तों ने इनको थोड़ा वो करवा दिया। उसके बाद सभी लोगों का खाना लगाया गया, और खाना खाने के लिए सीमा जैसे ही खाने की टेबल पर आई तो उसका पोस्चर बिल्कुल एक इंग्लिश मैन की तरह हो गया। जैसे ट्रेडिशनल किंग्स की फैमिलीज के प्रिंस बिहेव करते हैं, बिल्कुल वैसा ही सीमा बिहेव करने लगी। उसका खाना खाने का तरीका और उसके बोलने की टोन, उसकी इंग्लिश, उस सभी के अंदर ब्रिटिश एक्सेंट आ गया था। ऐसा लग सकता है कि उसने कभी ब्रिटिश इंग्लिश सीखी हो, लेकिन वो एटिकेट्स इतने ज्यादा पॉलिश थे, मतलब जिसका बैठने का तरीका, खाने, देखा ना आपने मूवीज में देखा होगा, जो लंदन के जो रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स होते हैं वो किस तरह से काटते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, ग्रीट करते हैं, वो ऐसा था कि कोई भी इंडियन उसे कॉपी नहीं कर सकता था। सिर्फ वही वो सब कर सकता था जो वहां के रॉयल फैमिली के ट्रेडिशन का हिस्सा हो, उसको फॉलो करता हो। अब दीपक और उसके फ्रेंड्स ये देख के अचानक से शॉक्ड रह गए, और वो आपस में बात करने लगे कि यार, ये यहाँ के कल्चर को इतना अच्छे से जानती है। हो सकता है कि वो पहले यहाँ से आई हो। सही यार, बहुत कूल है यार। दीपक, तूने कभी बताई नहीं ये बात? तो दीपक बोलते, यार मुझे भी नहीं पता था, मैं तो खुद पहली बार इसका ये रूप देख रहा हूँ। खैर, इस बात को सब लोगों ने लाइट लिया, सबने खाना खाया, मजे किए, बातचीत की, और फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। सबके जाने के बाद दीपक और सीमा वापस से करीब आए, और दोनों फिर से इंटीमेट हुए। लेकिन आज दीपक को कुछ अजीब लग रहा था। सीमा दीपक को बार बार फोर्स कर रही थी दोबारा इंटीमेट होने के लिए। एक बार, दो बार, फिर वापस से तीन बार, फिर चौथी बार। मतलब ऐसा लग रहा था कि सीमा को सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा है। पहले तो दीपक को लगा कि चलो, वाइफ भी ओपन अप हो रही है और अच्छी बात है, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। पर एक इंसान कब तक लगातार अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट हो सकता है, चाहे वो नई नई शादी क्यों ना हो। पर आप समझ सकते हैं, 4 बार 5 बार के बाद वो भी हार मान जाएगा। तो अल्टीमेटली दीपक ने भी हार कर सीमा को बोली दिया कि अब सो जाते हैं, कल अपने को निकलना भी है। और उसके बाद सुनकर सीमा अग्रेसिव हो गई और वो दीपक से लड़ने लगी। उससे कहती है कि नहीं, तुम तब तक नहीं सोओगे जब तक मैं नहीं बोलूंगी। और इस तरह से उसने दीपक पे कंट्रोल करने की और डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की। अब दीपक को ये बात सुनकर अजीब भी लगा और बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। पर जैसे तैसे दीपक ने रात बिताई और अपनी वाइफ को सेटिस्फाई किया। अब सुबह जब दीपक उठा तो उसने एक और चीज ऑब्जर्व की। रात का सारा सीन उसके दिमाग में घूमा। तो जिस तरह से सीमा फोर्सफुली उसके साथ चीजें कर रही थी, तो दीपक की बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा निशान होने चाहिए थे, पर यहां पर उल्टा था। सीमा की बॉडी पर बहुत ज्यादा मार्क्स थे, और सीमा बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रही थी। उसका सिर भी बहुत तेज दर्द कर रहा था। जब दीपक ने उससे बात की तो सीमा बोली कि पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि रात को मुझे क्या हो गया था। जब दीपक सीमा से बात कर रहा था तो उसकी बोलने के तरीके में एक अजीब ब्रिटिश एक्सेंट आ गया था। उसकी पूरी बॉडी सोर हो गई थी, मतलब होता ना, क्या बोलते हैं उसको, आम जाना। जैसे आप वर्कआउट करके आते हो जिम में, पहले दिन तो शरीर में दर्द होता है, दर्द हो रहा था। फिर उसने पेन किलर लिया, रेस्ट किया, थोड़ा खाना वाना खाया, और उसके बाद ये लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अब यहाँ लंदन में जो दीपक और सीमा ने किया, जो इन्हें एक मोमेंट लग रहा था, एक मोमेंट को इन्होंने एंजॉय किया ओपन में इंटीमेट होकर। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अनजाने में कुछ ऐसा कर लिया है जो अब उन पर बहुत भारी पड़ने वाला है, और शायद इसी वजह से सीमा की जान भी खतरे में है। इसके बाद ये लोग इंडिया पहुंचे, अपने घर आए, घर वालों से मिले और रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चले गए। अब यहां पर दीपक ने
नोटिस करना शुरू किया कि अब हर रात सीमा उसे बार बार इंटीमेट होने के लिए मजबूर करती थी। चाहे दिन हो या रात, जब भी दीपक कमरे में आता और वो अकेले होते, उसे दीपक से बस एक ही एक्सपेक्टेशन थी। और इसी के साथ साथ सीमा की एक डिमांड, उसका कहना था कि उसे जल्दी से जल्दी एक बेबी चाहिए, उसे माँ बनना है। दीपक उसे बहुत समझाता है कि भाई अभी अपनी नई नई शादी हुई है, अभी हम लोगों को मतलब बच्चे की ज़िम्मेदारी हमें नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन सीमा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। इतना ही नहीं, लंदन से आने के बाद भी सीमा की तबीयत जो थी वो बिगड़ती जा रही थी, ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी को रेस्ट देने को तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कंपल्सिव और मजबूर हो रही है, या आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और उसकी एबनॉर्मल डिज़ायर्स को देख के दीपक को भी बड़ा अजीब फील हुआ। लेकिन ये पति-पत्नी के बीच की इतनी इंटीमेट बात है कि वो ये बात किसी और से शेयर नहीं कर सकता था। और इन सब की वजह से दीपक की हालत इतनी खराब हो गई थी कि दीपक भी अब डिप्रेशन में आने लगा था। और उधर सीमा की हालत भी खराब होती जा रही थी, वो और वीक होती जा रही थी और साथ साथ उसकी एनर्जी भी ड्रेन होती जा रही थी। करीबन 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए और 2-3 महीने के बाद पता चला कि सीमा प्रेग्नेंट है। अब ये न्यूज आते ही पूरा का पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। और प्रेगनेंसी की न्यूज आने के बाद जब उस रात दीपक सीमा के करीब जाता है, तो वो सीमा जो उसे फोर्स किया करती थी, इस बार वो उसे मना कर देती है। दीपक सोच लग जाता है कि जब ये चाहती थी तो मुझसे नजदीकी बढ़ाती थी, मेरे साथ क्या क्या करती थी और वो भी जबरदस्ती, और आज जब मैं चाहता हूं तो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। फिर दीपक ने दिमाग लगाया कि भाई अब ये प्रेग्नेंट हो गई है तो बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज होते हैं, बिहेवियर भी नॉर्मल नहीं रहता है। तो इस बात को वो समझा और उसने भी अपने आप को रेजिस्ट किया। लेकिन साथ ही साथ वो सीमा को ऑब्जर्व कर रहा था, उसे साफ साफ लग रहा था कि ये सीमा अब वो सीमा नहीं रही है जिसे वो शादी करके लाया था, वो अब कुछ और ही लगने लगी थी। दीपक ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी, खाने पीने की चीजों को लेकर स्पेशली। उसे सिर्फ अंग्रेजों का ही फूड चाहिए था। उसका पोस्चर, बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल सब कुछ बदल चुका था। और उसे पूरा इंग्लैंड का फूड जैसे पाई, क्रॉसॉय, ब्रेड, मशरूम, वेलिंगटन, इंग्लिश राइस, पुडिंग्स, यही सब उसको खाने के लिए चाहिए था। और उसके लिए स्पेशली घर में यही सब बनाया जाता था। इंडियन फूड वो बिल्कुल भी नहीं खाती थी। वो इतना सब खा रही थी लेकिन फिर भी उसकी बॉडी के वेट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। वो हेल्दी नहीं हो रही थी। कई बार वो ये सब खा के वॉमिट कर दिया करती थी। और अब एक और चीज होने लगी। प्रेगनेंसी के कुछ वीक्स के बाद ही उसके कपड़ों पे स्पॉटिंग होने लगी, यानी ब्लड दिखाई देने लगा। और इसके बाद सीमा की सास ने एक बहुत ही अजीब और डेंजरस चीज नोटिस की। एक दिन जब पुष्पा सीमा के बाद वॉशरूम गई, तो शायद सीमा वॉशरूम जाकर फ्लश चलाना भूल गई थी। तो पुष्पा ने देखा कि पूरा का पूरा कमोड ब्लड से भरा हुआ था। ये देखकर पुष्पा अचानक से डर गई और सीधा सीमा के कमरे में गई और उससे पूछा कि बेटा सब कुछ ठीक तो है? वो वॉशरूम का कमोड पूरा ब्लड से भरा हुआ है, डॉक्टर के पास चलते, जल्दी चल। उसने बोला कि नहीं माँ, सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करो। फिर भी पुष्पा सीमा से पूछती कि बेटा तुम्हें ब्लड निकल रहा है, स्पॉटिंग हो रही है क्या, मुझे दिखाओ। तो सीमा बोलती है कि हाँ मॉम, वो हल्का फुल्का होता रहता है, आप टेंशन मत लो। यहाँ चाहे सीमा इस बात को नॉर्मल ले रही थी, पर अब उसकी सास का अलार्म बज चुका था कि ये सब नॉर्मल नहीं है। फिर एक दिन सीमा को सुबह सुबह वॉमिट हुई, जो कि प्रेगनेंसी में जनरली होती है। तो सीमा ने देखा कि उसकी उल्टी के अंदर एक कुछ काला भूरा सा कुछ पड़ा हुआ है। जिसे देखते ही वो डर गई और वो बहुत जोर से चिल्लाई। और उसकी चीख की आवाज सुनकर पुष्पा जी भागते भागते सीमा के पास पहुंची और बोली कि बेटा क्या हुआ। तो उसने इशारा किया तो पुष्पा जी ने भी वही चीज नोटिस की, उसकी उल्टी के अंदर वो काले रंग की सी चीज। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम कहीं मिट्टी तो नहीं खा रही हो, क्योंकि कुछ प्रेग्नेंट औरतों में साथ देखा गया है कि उनको मिट्टी की खुशबू अच्छी लगती है और वो कभी कभी मिट्टी खा भी लेती हैं। ये सुनकर सीमा एकदम से उसके तेवर बदल जाते हैं। वो अपनी सास पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और भड़क कर बोलती है, क्या मैं आपको बेवकूफ गवार नजर आती हूँ जो मैं मिट्टी खाऊंगी? और वो उसका जो टोन था उसकी सास को भी पसंद नहीं आता और एक्सट्रीम लेवल पर दोनों की बहुत बुरी तरह से बहस हो जाती है।
अपनी बहू का ये बिहेवियर देखकर पुष्पा जी को बहुत फील होता है। ये बात वो अपने बेटे दीपक को बताते हैं और फिर दीपक भी सीमा के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है। पर फिर पुष्पा जी अपने बेटे को समझाती है कि बेटा, प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं, इसी वजह से उसने बोल दिया होगा, अदरवाइज सीमा ऐसी लड़की नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही थी, सीमा का वजन कम होता जा रहा था। अब वो सिर्फ 45 किलो के आसपास की रह गई थी। किसी का वजन प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर 45 किलो है, इट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि यहाँ सीमा अकेली नहीं थी, उसके अंदर बच्चा भी था और उसको भी नरिशमेंट चाहिए होता है। और उधर सीमा जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश खाना ही खाया करती थी, और वो भी उसकी उल्टी और स्पॉटिंग में निकला जा रहा था। अब प्रेगनेंसी का 5वां महीना शुरू हो चुका था और बहुत से फैमिलीज में ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है कि प्रेगनेंसी की खुशी में सब घर की बड़ी औरतों को इनवाइट करते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स उसको माँ को दिलवाई जाती है। शायद इसे गोद भराई भी कहते हैं। अब कौन से महीने में होती है तो मुझे नहीं पता। अब वो दिन आया उस फंक्शन का, सभी घर की बड़ी औरतें, इनके रिश्तेदार वगैरह वो सब इनके घर पर आए। लेकिन उस दिन भी सीमा ने अपने अग्रेशन पे कंट्रोल नहीं किया। जो भी कोई आया उसने किसी को ग्रीट नहीं किया, किसी को नमस्ते वगैरह नहीं बोली, और जैसे ही काम हुआ बोलते अब चलो निकलो सबके सब। इतना बोलकर उसने जो खाने की प्लेट्स थी वो ऐसे फेंक दी सबकी तरफ। उसके बाद वो अपने रूम की तरफ चली, पीछे घूमी, सबको देखा, एक स्माइल दी और उसके बाद वहीं की वहीं बेहोश होकर गिर गई। और जब वो बेहोश हुई और सबने जो देखा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और सबने अपनी नाक और मुंह ऐसे बंद कर लिए। गिरते गिरते सीमा ने स्टूल यानी पॉटी कर दी थी, और इतनी पॉटी जो एक नॉर्मल इंसान के पेट से नहीं निकल सकती है। पूरा फ्लोर गंदा हो गया था। सुनने में तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, पर अगर मैं वैसे बताऊं तो 4-5 किलो, और उसी के साथ साथ यूरिन जिसमें भी ब्लड था। उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके थे और बैठे सभी लोग बिल्कुल शॉक थे। और जब ये सब हुआ तो पहले तो कोई भी उसके आसपास नहीं गया, लेकिन क्या करे, पुष्पा जी गई, उन्होंने उसको संभाला, जैसे तैसे करके उन्होंने सफाई भी की, क्योंकि और कोई ये सब काम नहीं कर सकता। इज्जत के तो वो हो ही गए थे, बट अब सबको लगा ये लड़की बीमार है तो उसको चेंज करवाया गया। अब चेंज करने थे, उसके कपड़े उतारे गए, जो औरतों ने, घर की औरतें वो लेकर गई उसको। तो जो उनके घर की बड़ी औरत थी, उन्होंने देखा तो उसकी हालत देख के वो बड़ी आश्चर्यचकित रह गई। पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था, जैसे वो एनीमिया की रोगी हो। शरीर हड्डियों का ढांचा था, बस वो छोटा सा पेट फूला हुआ था। अब उसको पहनाए गए कपड़े वापस से ठीक किया गया, और वो जिनकी बात कर रहा हूँ वो इनकी चाची थी। ये सब करने के बाद वो पुष्पा को अकेले में ले जाके बोली, उन्होंने कहा कि बेटा, जैसे मैं तेरे घर में घुसी और तेरी बहू को देखा ना, तो मुझे लग गया कि ये कोई लड़की नहीं है, ये कुछ अलग ही पर्सनैलिटी दिखी मुझे। तो मैं बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके शरीर में कोई और है जिसको अंदर से कंट्रोल कर रहा है, कोई एक साया है जो इसके शरीर में प्रवेश कर चुका है, जिसकी वजह से उसको ये सब दिक्कतें आ रही है। तू हालत देख इस लड़की की, इसका शरीर देख, ऐसा लग रहा है इसको अंदर से कोई खाए जा रहा है। मैंने उसे कपड़े पहनते टाइम देखा, हड्डियों का ढांचा है, और 4-5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी का इतना सा पेट। अगर पेट इतना सा है तो उसके अंदर बच्चा कितना सा होगा। बेटा, जितना जल्दी हो सकता है सीमा को किसी को दिखाओ, कहीं देर ना हो जाए, और अगर देर हो गई तो ये लड़की और ये बच्चा दोनों ही नहीं बच पाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे एक जानकार महाराज जी हैं, उनके वहां इसको लेकर चलते हैं। पुष्पा ने भी बात की सीरियसनेस को समझा और पूरी फैमिली को लेकर उन्होंने उन महाराज जी के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वो सब महाराज जी के पास पहुंचे तो पुष्पा के बोलने से पहले ही उन महाराज जी ने बोल दिया कि बहुत देर हो चुकी है, तुमने आने में बहुत देर कर दी। ये बात सुनकर फिर भी पुष्पा के घर वालों ने, सबने उनसे मिन्नतें की, और काफी देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि मैं एक पूजा करवा सकता हूं, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है कि इससे सीमा की जान बच सकती है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, उम्मीद पे सब कायम है। सब लोगों ने उम्मीद बनाए रखी और पूजा कंप्लीट हुई। महाराज जी को उस पूजा के दौरान कुछ एक्सपीरियंसेस हुए और उन्होंने इनकी फैमिली को बताया कि कोई मेल एनर्जी सीमा के साथ है और उसने किसी खाने की चीज पर पैर रख दिया है, और जिस दिन से वो शादी करके आई है तभी से उसका इम्पैक्ट सीमा के ऊपर है। लेकिन
सीरियस बात वो नहीं है। इसने अभी हाल फिलहाल में ही कुछ ऐसी गलती की है जिससे इसके साथ वो मेल एंटिटी जुड़ गई है, जिसने इसकी हालत को इतना खराब कर दिया है। बहरहाल उन्होंने, मतलब इसके ऊपर 2 मेल एंटिटी है, तो एक जो कम पावर वाली एंटिटी है, उसको तो उन्होंने उतार के इसके शरीर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि इनके मंत्रों का असर उसी पर पड़ रहा था। लेकिन जो दूसरी एंटिटी है, उसको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है। मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, और ना ही कोई और विधि है जिससे मैं उससे जुड़ पाऊं, क्योंकि शायद वो जो भी कोई दूसरी एंटिटी है, वो इस दुनिया से नहीं है, वो इस जहान से ताल्लुकात नहीं रखती है। इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वो अभी भी हमारे साथ है और वो सब कुछ देख रही है। अब यहां इनके परिवार वालों का दिमाग खराब हो गया कि जिसको ये जानते नहीं है, जिससे पंडित जी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उससे हम छुटकारा कैसे पाएंगे। खैर, महाराज जी ने उनको एक ताबीज दिया, एक पेंडेंट दिया, ताकि आगे अभी सीमा को कोई और नेगेटिव एंटिटी अपने इन्फ्लुएंस में ना ले सके। उसे वो पेंडेंट पहनाया गया घर जाकर, उससे उसको बहुत राहत भी महसूस हुई। एंड जब सीमा में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखा तो सभी लोगों ने थोड़ा आराम महसूस किया। लेकिन एक चीज जो नहीं रुक रही थी, वो थी सीमा की स्पॉटिंग। अब उसकी स्पॉटिंग और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अक्सर वो बहुत ज्यादा कमजोर फील करती थी और ऑलमोस्ट बेहोश सी हो जाया करती थी। सर उसका दिन भर दुखता रहता था, घूमता रहता था, और जैसे ही वो चलने के लिए कदम बढ़ाती थी, उसको अपने पूरे शरीर में झंझनाहट फील होती थी। वो होता है ना, जब आपका हाथ सो जाता है और वापस से ब्लड आता है, झंझनाहट होती है, ऐसी झंझनाहट उसे अपने पूरे शरीर में महसूस होती थी। उधर महाराज जी ने अपनी पूरी विद्या का उपयोग कर लिया था, लेकिन उस मेल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और इसके बाद तो महाराज जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी और से बात करता हूं, देखता हूं कि कैसे इससे डील कर सकते हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि आप माँ या बच्चे में से अब किसी एक को ही बचा सकते हो। सीमा के ताबीज बांधने से वो थोड़ा अच्छा भी फील करी थी और थोड़ा बहुत खाने भी लग गई थी, थोड़ा बेटर इंप्रूव वो कर रही थी, और घर वालों को लगा था कि शायद अब सीमा रिकवर कर जाएगी। पर महाराज जी की चेतावनी पुष्पा और घर वालों के दिमाग में लगातार घूम रही थी और उनको परेशान कर रही थी। वो लोग अब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुके थे कि अब कुछ भी हो सकता है। सीमा खाना तो खाने लग गई थी, उसे वॉमिट भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उसकी सेहत में कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा था, और वो जो ब्लीडिंग थी वो लगातार हो रही थी। डॉक्टर्स को भी दिखाया जा रहा था, पर रिपोर्ट्स के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा था। उनको कोई कारण ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये स्पॉटिंग क्यों हो रही है। अब जब आदमी परेशान होता है तो वो हर जगह सोल्यूशन ढूंढता है। तो ऐसे इनके पड़ोस में एक लेडी रहती थी, कविता। तो उसने उनसे पूछा कि भाई आपकी बहू की तबीयत कैसी है, सुना प्रेग्नेंट थी वो। तो जब उन्होंने पूछा तो इनका मन भर गया, फूट गया, और उन्होंने अपने मन की सारी बात उनको बता दी। जब उन्होंने ये बात बताई तो उन्होंने उनको विक्रांत के पास भेजा, जो कि हिप्नोथेरेपिस्ट है। उन्होंने बोला कि आप उनके पास जाओ, हो सकता है वहां आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए। अब देखो, डूबते को तिनके का सहारा। उन्होंने महाराज जी को भी ट्राई कर लिया था, उससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया। कोई और जगह से उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो उन्हें लगा कि चलो ये भी ट्राई करते हैं। ये लोग विक्रांत से मिले और उन्होंने इस तरह से पूरी कहानी उनको सुनाई। विक्रांत के लिए भी ये उनके करियर का सबसे बड़ा क्रूशियल केस था, जहां पर उसे किसी इंसान के डिप्रेशन से नहीं, बल्कि एक ऐसी एंटिटी से डील करना था जिसे एक पहुंचे हुए महाराज जी भी डील नहीं कर पाए थे। हिप्नोथेरेपी में बेसिकली पहला सेशन सिर्फ इंटरेक्शन होता है, चीजें ढूंढी जाती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर एक एक करके सेशन बढ़ाए जाते हैं। लेकिन विक्रांत के पास सिर्फ ये एक ही सेशन था जिसमें उसे सब कुछ करना था, क्योंकि ना उसके पास टाइम था और सिचुएशन इतनी गंभीर थी। विक्रांत ने इन फॉरेन एंटिटीज से डील करना, मैं फिर से बता दूं, फॉरेन एंटिटीज का मतलब ये नहीं कि अंग्रेज की बात कर रहे हैं। जो ब्रेन के अंदर फॉरेन एंटिटीज आती है, भूत पिशाच जिन, उन सब से इंटरेक्ट करना अपने प्रोफेसर से सीखा था, लेकिन आज उसे खुद इन सब चीजों से डील करना था, और ये उसके लिए आसान नहीं था। खैर, विक्रांत ने अपने प्रोसेस शुरू किए, भगवान का नाम लिया, ईश्वर से प्रार्थना की कि इतनी उम्मीद से लोग आए हैं, इनका भला जरूर करना। और वो कहते हैं ना कि अच्छे इंटेंशन से किया गया काम अगर विफल भी हो जाए तो भी कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट तो मिलता ही है, और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। विक्रांत ने धीरे धीरे सीमा को ट्रांस में ले जाना शुरू किया, उसके दिमाग को रिलैक्स करवाया, और जब वो ट्रांस में पहुंच गई तो उसने उससे कुछ सवाल पूछे। तुम कौन हो, कहां हो,
कैसी तबीयत है, कैसा फील कर रही हो? और सीमा उन सवालों का जवाब देती जा रही थी और सवालों का जवाब देते थे अचानक से सीमा की ब्रीदिंग थोड़ी हैवी होती है और उसकी टोन और उसकी लैंग्वेज और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बदल जाती है और एकदम से हिंदी बोलते बोलते वो इंग्लिश में बोलना शुरू करती है। जिस तरह से वो इंग्लिश में बातें कर रही थी उसी तरह विक्रांत भी उससे इंग्लिश में ही क्वेश्चंस और आंसर्स का सिलसिला जारी रखता है। वेयर आर यू फ्रॉम, हु आर यू? सीमा के अंदर जो एंटिटी बोल रही थी उसने जवाब दिया कि वो एक मेल है और वो लंदन से है। और अब जाकर विक्रांत को रियलाइज हुआ कि क्यों महाराज जी उस एंटिटी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। उसके ऊपर पूजा का कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक इंग्लिश पर्सन था, उसको सिर्फ इंग्लिश आती थी, संस्कृत या हिंदी नहीं आती थी। तो ये भी देखो आज हमें इस केस में जानने को मिल रहा है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका की एंटिटी है तो उसको कोई हिंदुस्तानी तांत्रिक कंट्रोल कर। बड़ी विचित्र वो है। एनर्जी तो एनर्जी है, लेकिन होता क्या है जो लोग ट्रीट करते हैं वो उस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, उससे बात करते हैं। अब जब तक लैंग्वेज समझ में नहीं आई कि बात कैसे करेंगे, बट हमने कई ऐसे केस भी देखे हैं जहां पर फॉरेन एंटिटीज को भी लोगों ने निकाला है। बट यहां पर विक्रांत का ये कहना है कि एंटिटीज की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि उनको आप उसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो जिस कल्चर से वो मरने से पहले जुड़े हुए थे। और शायद इसीलिए अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो भी किया जाता है। खैर विक्रांत का प्रश्नों का सिलसिला जारी था। उसने पूछा कि व्हाई डिड यू एंटर हर स्पेस, तुम इसके अंदर कैसे आए? तो उसने जवाब दिया, आई डिड नॉट एंटर हर स्पेस, शी एंटर्ड माई स्पेस फर्स्ट। तो विश्वास ने पूछा, शी एंटर्ड योर स्पेस मीन्स व्हाट एंड हाउ? तो उसने बताया कि शी केम टू माई एरिया वेयर आई वॉज बरीड, ये वहां पर आई जहां पर मुझे दफन किया गया था। बिहाइंड दैट चर्च इट वॉज अ सेमेट्री, उस चर्च के पीछे ये कब्रिस्तान था। एंड दे गॉट इंटीमेट देयर, और जब इन्होंने वहां पर रोमांस किया तो मैं इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गया और उससे अटैच हो गया। कहते हैं कि अगर कोई फीमेल बढ़िया परफ्यूम वगैरह लगा के बाल खोल के किसी एंटिटी के एरिया में घुस जाए तो ही वो उसे अट्रैक्ट कर लेती है। तो यहां पर तो इन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी थी, अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने लंदन में जो किया वो एक कब्र के ऊपर परफॉर्म किया। और अब जाकर वो रीजन मिला कि क्यों वहां से आने के बाद सीमा एकदम से बदल गई थी। खैर सवालों का सिलसिला और आगे बढ़ा और विक्रांत ने पूछा कि व्हाट इज योर गोल? तो उसने बोला कि आई वांट रीबर्थ। और तब जाकर इन लोगों को समझ में आया कि इसीलिए सीमा बार बार अपने हस्बैंड को पुश कर रही थी इंटीमेट होने के लिए, ताकि वो एंटिटी जो अभी सीमा के शरीर में है वो उस बच्चे के रूप में वापस से जन्म ले सके। उसने ये भी बताया कि जैसे वो बच्चे को जन्म देगी मैं वापस से इस दुनिया में आ जाऊंगा। उस एंटिटी की बातें सुनकर सभी लोग शॉक्ड थे। फिर विक्रांत ने पूछा कि हाउ विल यू डू दिस? तो उसने जवाब दिया, आई हैव स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग माई सेल्फ इन टू द बेबी नाउ, वंस ही इज बॉर्न आई विल लिव माई लाइफ अगेन एंड विल एक्सपीरियंस अ न्यू लाइफ। उसने कहा कि मैंने अपने आप को इस बच्चे के साथ मिलाना, मिक्स करना, इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है, और जब ये बच्चा पैदा होगा तो मैं पैदा होऊंगा और मैं अपनी जिंदगी दोबारा जीऊंगा एक नए एक्सपीरियंस के साथ। उसकी बात सुनकर विक्रांत ने उससे कहा कि डज नॉट वर्क दैट वेज, लेकिन उस एंटिटी ने विक्रांत को बोला, नो नो यू डोंट नो, इट्स परफेक्ट एंड इट वर्क्स। उसके बात सुनकर विश्वास को समझाता है कि you can't do it, that baby has its own soul। वो बताता है कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उस बच्चे की भी अपनी एक आत्मा है, and that is why it is not accepting you and she is turning weak। तो समझाया कि भाई बच्चे की जो आत्मा है वो लड़ रही है, वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है और इसीलिए जिसकी माँ है ये इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है। उसने समझाया कि इसकी हालत ऐसी हो चुकी है, डॉक्टर्स ने कह दिया कि या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, या हो सकता है दोनों ही ना बचे। एंड वंस the child dies, even if you enter his body, it's of no use, you can't live again। अगर ये बच्चा मर गया तो तुम उसके शरीर में नहीं घुस सकते हो और फिर तुम वापस से जिंदा भी नहीं हो सकते हो। अब आप इमेजिन करें, वो एंटिटी अभी तक ये सोचकर बैठती है कि टाइम के साथ साथ मैं इस बच्चे की बॉडी के अंदर मिक्स हो जाऊंगा, इसकी सोल के साथ मिक्स हो जाऊंगा और फिर वापस जन्म ले लूंगा। लेकिन उसको ये रियलाइजेशन ही नहीं था कि बाहर जो माँ है और जो बच्चा है
माँ इतनी कमजोर हो चुकी है कि बच्चे को नरिशमेंट नहीं मिल रहा है तो बच्चा मर भी सकता है। और अगर वो बच्चा मर गया तो इसमें आने का वो प्लान कर रहा है, वो कभी भी इस दुनिया में दोबारा नहीं आ सकता है। ये सब सुनकर एकदम से उस एंटिटी को शॉक लगा और वो बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद विक्रांत ने उसे और समझाया कि भाई एनी चांस कि बच्चा सरवाइव कर जाता है, लेकिन उसकी खुद की अपनी एक स्पिरिट है, और अगर तुम उसके शरीर में एंटर करोगे तो तुम सिर्फ उसको पजेस कर पाओगे, तुम्हारा उसके शरीर पर पूरा कंट्रोल कभी नहीं होगा। और एक बार उसकी स्पिरिट तुम पर डोमिनेट करने लग गई तो नेचुरली वो तुमको अपने शरीर से निकाल फेंकेगा। और यही यूनिवर्स का लॉ है। हर स्पिरिट की अपनी एक जर्नी है एंड डेस्टिनी है, एंड तुम सिर्फ उसकी जर्नी को डिस्टर्ब कर सकते हो, तुम उसकी जर्नी को जी नहीं सकते हो। और तुम्हारी इस अर्थ की जो फिजिकल बॉडी थी वो खत्म हो चुकी है, अब तुम सिर्फ अपनी एस्ट्रल बॉडी में हो, अपने सूक्ष्म शरीर में हो। और जब विक्रांत ने उसको सब समझाया तो उस एंटिटी को ये सारी बातें समझ में आई और उसने उससे पूछा कि व्हाट शुड आई डू नाउ। तो विक्रांत ने उसे गाइड किया कि तुम वो लाइट को ढूंढो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद उसके पितर देवता या यमदूत उसे रोशनी की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि ये जो एंटिटी थी ये अपनी सटल बॉडी में फंसा हुआ था और ये अपना टाइम काट रहा था इस उम्मीद में कि किसी और के शरीर में रहकर वो जीवन जी लेगा, या फिर इसे मौका मिला तो ये एक बच्चे के शरीर में आने की कोशिश कर रहा था। तो उसे उस लाइट का पता नहीं था। इसके बाद विक्रांत ने उसे कमांड्स दिए, उसे लाइट की तरफ गाइड किया और उसको समझाया, वंस you enter towards that light, enter into that light, you will get rebirth again. You will again have your own life and new destiny and own existence, not a rented body. तुम एक बार उस लाइट को पार कर गए तो तुम्हारा वापस से जन्म होगा, तुम्हें एक नई जीवन मिलेगा, एक नया शरीर मिलेगा, एक नया कार्य मिलेगा। बस फर्क इतना होगा कि इस जन्म में तुमने जो किया वो तुम्हें याद नहीं रहेगा। तब जाकर उस एंटिटी ने विक्रांत की बात मानी। उसने कहा आई वॉन्ट टू गो, और इतना बोलते एकदम से सीमा की बॉडी झटके से वो एंटिटी बाहर निकली। और वहीं पर विक्रांत ने रियलाइज किया कि अभी तक जो रूम की डेंसिटी थी, जो हेवीनेस थी, वो एकदम से कम हो गई थी। पूरा एनवायरनमेंट वापस से सुकून से भर गया था और अब वहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं थी। ये होते ही सीमा की ब्रीदिंग एकदम से लाइट हुई और सीमा वहीं पर सो गई, मतलब उसको नींद आ चुकी थी। अक्सर देखा गया है कि ट्रांस के बाद लोग अक्सर सो जाते हैं। फिर सीमा को विक्रांत ने हीलिंग दी, उसको डिवाइन लाइट से एनर्जी देके प्रोटेक्ट किया और पुष्पा को कमरे के बाहर ले जाके वो उनसे बात करने लगा। और इधर पुष्पा जी रूम से बाहर आकर बुरी तरह से भड़क चुकी थी कि ये क्या बदतमीजी, इन लोगों को कोई और जगह नहीं मिली ये सब करने के लिए। और बहुत देर तक वो बोलती रही। विक्रांत ने समझाया, 15-20 मिनट बाद वो शांत हुई। इसके बाद करीबन आधे पौन घंटे के बाद सीमा भी होश में आ गई और उसने उठते ही सबसे पहले खाना मांगा। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। विक्रांत ने वहीं पर उसके लिए फूड ऑर्डर किया और उसके बाद सीमा ने वो खाना खाया। खाना खा पी कर वो रिलैक्स हुई और उसके बाद वो लोग खुश होकर वहां से चले गए। दूसरे तीसरे दिन के बाद डॉक्टर ने कह दिया सीमा का ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन से पहले डॉक्टर पेशेंट के टेस्ट करते हैं, तो उसकी ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ चेक की जाती हैं और उसके जितने भी पैरामीटर्स अभी तक वीक शो हो रहे थे वो सब थोड़े थोड़े बेटर हो गए थे। और जब बॉडी के पैरामीटर्स इंप्रूव होने लगे तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन को भी पोस्टपोन कर दिया कि अभी बॉडी अपने आप रिकवर कर रही है, 1 वीक का टाइम और देते हैं। तो विक्रांत के पास पुष्पा जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि बेटा ऑपरेशन पोस्टपोन हो गया है। ये बताते हुए मुझे बड़ा एक सेंसेशन सा फील हो रहा है कि ऑपरेशन पोस्टपोन हो गया है और अब सीमा खाना मांगती है, उसको खाना खाने की इच्छा होती है और धीरे धीरे उसकी हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। विक्रांत ने उनको समझाया कि भाई आप ध्यान रखें, खाना वाना खिलाएं, पर ये भी ध्यान रखना कि वॉमिट वगैरह ना हो। तो बोला हाँ बेटा हम इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। फिर बातचीत होकर खत्म हो गया, उसको भी अच्छा लगा। वो भी फिर अपने काम और सेशन में बिजी हो गया। और करीबन 1.5 महीने के बाद पुष्पा जी का कॉल आता है विक्रांत को कि बेटा थैंक यू सो मच, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। आज सीमा को एक बेटा हुआ है और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारे घर में ये चिराग जला है उसकी पूरी जो क्रेडिट है वो सिर्फ तुमको जाती है। बच्चा हुआ तो ऑपरेशन से ही है लेकिन बिल्कुल हेल्दी है। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है और तुम आकर देखोगे तो सीमा पहले जैसी नहीं रही, वो बहुत अच्छी और हेल्दी हो चुकी है। ये बात सुनकर विक्रांत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसका लाइफ का पहला बड़ा केस
जिसमें उसने किसी एक परिवार की इतनी मदद की। आज भी वो लोग विक्रांत के टच में हैं। वो बच्चा भी अब बड़ा होकर 12-13 साल का हो गया है और वो बिल्कुल हेल्दी है। तो ये थी कहानी इनके क्लाइंट की। जवानी के जोश में, नई नई शादी में जो उन्होंने किया, उन्हें पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। कई लोगों की ऐसी फैंटेसी होती है और कई बार कई लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं जो दिखने में आपको आम बात लगती है। आप नहीं पता कि आप किस जमीन पर खड़े हो और वहां पर क्या है और आपके साथ क्या हो सकता है। यहां चलो फाइनली चाहे विक्रांत इस चीज के मीडियम बने, लेकिन हैप्पी एंडिंग हुई और परिवार ने किसी को भी नहीं खोया। लेकिन हर किसी को ऐसा इंसान मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं। तो बहुत बड़ा सबक सीखने को हमको इस कहानी से मिलता है कि कुछ चीजें, पति पत्नी का रिश्ता हर जगह निभाने के लिए नहीं होता है। इन चीजों पे आप ध्यान दें, सतर्क रहें, सावधान रहें। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।